Hi guys, I am Vivek Shankar. Today I am starting new chapter solution. This chapter is very important in board examinations as well as IIT entrance examinations and others entrance examinations. So guys, let's start the chapter now. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा सॉल्यूशंस की, क्योंकि हम लोग पिछली वीडियो में अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, फिनिश कर दिया। अब हम लोग सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। बेटे देखिए, सॉल्यूशन में हम आपको वेपर प्रेशर से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि वेपर प्रेशर से पहले हम लोग इवापोरेशन के बारे में जानेंगे। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सॉल्यूशन में कौन कौन से पार्ट हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, और कौन कौन चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा और जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। चलिए पहले उस चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर सॉल्यूशन। हम न्यू चैप्टर अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब सोल्यूशन क्या होता है, देखिए आपको मैंने फर्स्ट ईयर में ही मोल कॉन्सेप्ट में एक चीज़ क्लियर कर दी थी। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर कहीं डाउट आता है, देखिए मैं यहाँ तो थोड़ा बहुत आपको हिंट दूंगा ही दूंगा। अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरे फर्स्ट ईयर के वीडियो आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप आसानी से उसको भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं बेटा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनते हैं। अब मान लीजिए आपसे पूछा गया भाई सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, या आपको इस सॉल्यूशन चैप्टर में किस किस टॉपिक के बारे में आपको स्टडी करनी है, ठीक है, या सॉल्यूशन क्या होता है, या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस कर दे रहे हैं आपसे, है ना। इसीलिए मैंने ब्लैंक पेज ले रखा ताकि मैं काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर कर सकूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशंस क्या होता है? सॉल्यूशंस आर होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, है ना। तो जो सॉल्यूशंस होता है वो एक होमोजीनस मिक्सचर होता है दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस का, है ना। अब क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। बाई होमोजीनस मिक्सचर वी, है ना, वी मीन्स दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब जिसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, या कह सकते हैं किसी भी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो पूरे सोल्यूशन में क्या हो जाती है बेटा, है ना, यूनिफॉर्मली क्या होती है, मिक्सअप रहती है, है ना, मिक्सअप रहती है। इस टाइप के प्रॉपर्टीज को ही हम लोग, या इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज जो सोल्यूशन शो करते हैं उनको हम लोग होमोजीनस सोल्यूशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम लोग होमोजीनस सोल्यूशन बोलते हैं, है ना। जनरली आप लोग जानते हो द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सोल्यूशन में उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा सोल्यूट। सपोज करिए आपके सॉल्यूशन में केवल दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, तो उस टाइप के सॉल्यूशंस को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? बाइनरी सॉल्यूशन। चलिए हम थोड़ी सी चीजों को और क्लियर कर देते हैं। सपोज करिएगा ये आपका क्या है बेटा, ये आपका एक कंटेनर है, ओपन कंटेनर ले रखा है। अब मैंने क्या करा, इसमें सम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट मैंने ऐड कर दिया, और कुछ क्वांटिटी मैंने इसमें सॉल्यूट भी ऐड कर दिया, है ना। तो अब जो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा इसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटे? सॉल्यूशन बोलेंगे, है ना। अब सॉल्यूशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्योंकि आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट को आपने ऐड कर दिया तो क्या बन गया बेटा? सॉल्यूशन। तो आप बोल सकते हो जब आप सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना, इज इक्वल टू सॉल्यूशन, वो क्या कहलाता है बेटा? सॉल्यूशन के बराबर हो जाता है ना। उसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर आप ऐड कर दोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा बेटा? सॉल्यूशन कहलाएगा। आपको पता है सॉल्वेंट जो रहता है ये लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है ना, लार्ज अमाउंट में ये क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है ना। जबकि ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना, लेस अमाउंट में ये क्या होगा बेटा? प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है या लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जबकि जो सॉल्यूट होता है वो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। चलिए गाइस, अभी मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशंस में सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, है ना। अब आगे की चीजों को भी जान लीजिए, जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था, है ना। तो आप लिख भी सकते हो इस टाइप को, आप इस तरह से लिख लीजिए इसको। सॉल्यूशंस आर, सॉल्यूशंस आर, एक मिनट, हाँ, सॉल्यूशंस आर हिल है, दिख रहा है बेटा आपको? हाँ, सॉल्यूशंस आर होमोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू, मोर देन टू कंपोनेंट्स,
तो गाइस पहला आपका पॉइंट क्या निकल के आया, सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, मतलब जो सॉल्यूशन बना होता है वो दो कंपोनेंट या उससे ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, और ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है बेटा, ये एक आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो आप बोल सकते हो, है ना, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, है ना, इस तरह से आप भी लिख सकते हो होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। आप बोल सकते हो, है ना, वी मीन, हम लोग इसका क्या मतलब निकालें, वी मीन दैट, है ना, इट्स कंपोजिशन, इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इस तरह से लिखिएगा, थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसका क्या मतलब होता है, वी मीन दैट कंपोजिशन ऑफ जो प्रॉपर्टीज होती है ना, आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, वो पूरे सोल्यूशन के मिक्सचर में क्या रहता है, फैला हुआ रहता है। ठीक है, पूरा मिक्सअप रहता है। ठीक है, तो हम लोग बोल देते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, जो लेस क्वांटिटी प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं गाइस। अब आगे की चीजों को भी देख लेते हैं। आगे की चीजें मेरी कौन कौन सी हैं, अगर मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करूं, है ना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं उनको भी हम यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पर लिख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, है ना, कंपोनेंट के बेसिस पे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आपके, है ना, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है बाइनरी सॉल्यूशन, आप बोल सकते हो, यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं, है ना, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन बेटे क्या होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। पहला तो होगा बेटा सॉल्यूट, और दूसरा क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट। दूसरा क्या होगा बेटे, सॉल्वेंट। एक होता है टर्नरी सॉल्यूशन, है ना, टर्नरी सॉल्यूशन। जो टर्नरी सॉल्यूशन होता है उसमें दो आपके सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे और एक आपका क्या प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट, है ना। ऐसे पॉलिनरी सॉल्वेंट भी होते हैं, है ना, पॉलिनरी जो सॉल्यूशंस भी प्रेजेंट होते हैं जिसमें आपके सॉल्वेंट तो एक ही होता है मगर नंबर ऑफ सॉल्यूट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। जस्ट लाइक आपको एग्जांपल दूं, सिकंजी एक एग्जांपल है पॉलिनरी, है ना, सॉल्यूशंस का। उसमें हम लोग, है ना, लेमन जूस भी डाल देते हैं, है ना, शुगर भी डाल देते हैं, साल्ट भी डाल देते हैं, सम एक्स्ट्रा और भी सारी चीजें ऐड कर देते हैं। एंड देन किस में ऐड करते हैं, वाटर में। तो जस्ट लाइक जो सोल्यूशन मुझे प्रिपेयर होकर मिलता है फाइनली, वो हमारा पॉलिनरी सॉल्यूशंस कहलाता है। तो गाइस आपको 12th में इस चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पे ही फोकस करना है। बाइनरी सॉल्यूशन से ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इस समय बाइनरी सॉल्यूशन है। तो गाइस देखिए, हमें स्टार्ट करना था इवापोरेशन से, बट मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, ये मैं सारी चीजें आपको फर्स्ट ईयर में मोल कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। और साथ ही साथ देखिए, आपको तो यहाँ पर यही पता चल जाता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब आप ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, अदर बेसिस पे भी आप निकाल सकते हो। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो होते हैं, जैसे गैसेस सॉल्यूशंस भी होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस भी होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, है ना। जैसे गैस सॉल्यूशंस किसका होता है, जिसको हम लोग मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का अगर मिक्सचर ले लीजिए तो वो आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। लिक्विड गैस सॉल्यूशन भी होता है, जैसे मान लीजिए है ना, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। अगर क्लोरोफॉर्म को अगर हम लोग मिक्स कर दें नाइट्रोजन गैस के साथ तो वो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा लिक्विड गैस सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना। अब सपोज करिए सॉलिड गैस सॉल्यूशन भी प्रेजेंट होता है। आप सॉलिड में अगर मैं बात करूं, कैम्फर, यानी आप कपूर तो जानते हो, है ना, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस अगर देखा जाए तो क्या है बेटा, किस टाइप का सॉल्यूशन है, सॉलिड इन गैस टाइप का सॉल्यूशन है। तो गाइस हम लोगों को केवल लिक्विड और सॉलिड, है ना, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, और गैस लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में ज्यादातर बात करेंगे गाइस। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये पता चल गया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशंस क्या होता है, उसके बारे में भी मैंने डिटेल में बता दिया। अब इसके बाद आता है कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या आता है, कंसंट्रेशन यूनिट्स भी बोल सकते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन यूनिट में मैंने आपको बताया था, ये जो यूनिट्स होती है ये दो टाइप में मैंने इसको डिवाइड कर रखा था। फर्स्ट चीज था वॉल्यूम रिलेटेड,
है ना यूनिट्स, कंसंट्रेशन यूनिट, और सेकंड थी मेरी मास रिलेटेड कंसंट्रेशन यूनिट्स। तो वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन जो यूनिट्स होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, जबकि जो मास रिलेटेड कंसंट्रेशन यूनिट्स होती हैं वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट रहती हैं। अच्छा ये बताइए कि वॉल्यूम रिलेटेड जो कंसंट्रेशन यूनिट होती है वो कौन कौन सी होती है? तो देखिए मैंने आपको बताया था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट, है ना, ये आपको याद होना चाहिए, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। साथ ही साथ मैंने वहां पर आपको मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, इनके बारे में भी आपको काफी डीप नॉलेज दे दी थी। तो ये मेरा मूल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, फर्स्ट ईयर में ही मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं वह है ना मास रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती है जो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है वो कौन कौन सी आपने कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ रखी थी, वो आपने पढ़ी थी बेटा, है ना, परसेंटेज वेट बाय वेट, है ना, और साथ ही साथ आपने वहां पर मोल फ्रैक्शन भी पढ़ा था, मोलालिटी भी पढ़ी थी, पार्ट्स पर मिलियन भी पढ़ा था, है ना। तो ये सारे जो कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं और जो टर्म्स आप पढ़ रहे हो ये मैं आपको फर्स्ट ईयर में क्लियर कर चुका हूं, इसलिए मैं नहीं बार बार उसको क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि आप आसानी से उसको पढ़ भी सकते हो, क्योंकि आपको मैं पढ़ा चुका हूं। अगर मैं उसको पढ़ाऊंगा तो मेरा काफी जो वीडियो का टाइम है वो उसी में चला जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको जो बेसिक जो मेन कॉन्सेप्ट है 12th के वो मैं क्लियर करूंगा आपके किसमें बेटा, सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, वो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। आप आंख बंद करके आप कोई भी पेपर उठा लीजिए बोर्ड एग्जामिनेशन का, आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 101% मिलेंगे, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मगर आप ये समझ लीजिए 0% डाउट है इसमें, आप 0% डाउट पे रहिए कि मतलब आपको 100% इनसे न्यूमेरिकल्स आपको मिलते ही मिलते हैं। साथ ही साथ कभी कभी राउल्स लॉ से दे देता है, हेनरी लॉ से दे देता है, तो ये टॉपिक जो है हमारे सॉल्यूशंस में ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बट इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हमें अपने कंसंट्रेशन जो टॉपिक है या कंसंट्रेशन जो यूनिट्स हैं इनको पढ़ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें सारे टॉपिक्स आ भी जाएंगे और हमें सॉल्व करना नहीं आएगा कंसंट्रेशन यूनिट तो हमारे लिए सब बेकार हो जाएगा। तो गाइस आप क्या करिएगा, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग जरूर उसको पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप मुझसे पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं आपको क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट ईयर का जो मैंने अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं उसी वीडियो को मैं आपके पास मूल कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ा चुका हूँ, तो अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप अच्छी तरह चीजों को सीख लीजिए, ठीक है, और देन आप ये टॉपिक पढ़िएगा, ठीक है। चलिए मैं आपसे एक काम भी करता हूं कि पहले मैं वही टॉपिक आपको बता दूंगा, बाद में इन टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक एक चीज को क्लियर करते हैं, क्योंकि हमें जो पढ़ना है वो हमें पता होना चाहिए बेटा। हम सबसे पहले अपने सॉल्यूशन चैप्टर में मैं आपको बता भी देता हूं कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो गाइस अगर आपको ये सारी चीज़ों को समझ में आती हैं और हर एक चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंस देनी है, किसी को भी आप, है ना, ऐसा नहीं सोचोगे कि हम यार ये तो सर ने नहीं पढ़ाया तो ये हम छोड़ देंगे। सर सारी चीजें आपको पढ़ा रहे हैं। अभी मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया तो लगभग मैंने वहां पर सारी चीजें क्लियर करी, हालांकि जो कि आपका कह सकता हूँ कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन था वो मैंने वो क्लियर नहीं किया, उसका एक रीजन था, आपके सामने मैंने बताया भी था कि वो मैं आपको जब आप मेरी लैब में आओगे तब मैं उस चीज को आपके सामने डिस्कस करूंगा, तब वो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी क्या होता है काफी चीजें क्लियर नहीं होती, इसलिए मैंने उसको लीव किया। बाकी मैंने एक एक पॉइंट अपना उठा के देख लीजिएगा बुक, आपका एक भी पॉइंट अगर छूटा हो तो मुझसे जरूर बताइएगा, ठीक है गाइस। चलिए अब सॉल्यूशन में अब मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा वो देख लीजिए। सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले बात करूंगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, जैसा कि मैं आपसे सामने बात कर चुका हूं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर चुका हूं, सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में बात कर चुका हूं, है ना। अब जो हम लोग पहले पढ़ेंगे, है ना, तो सबसे पहले पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। देन हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास के बारे में पढ़ेंगे। देन एबनॉर्मल मोलर मासेस के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग कहीं जाकर, है ना, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ेंगे, है ना, बात समझ। इसके बाद हम लोग सबसे लास्ट जो टॉपिक होगा मेरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, है ना, उसमें हम लोग हेनरी लॉ को भी पढ़ेंगे। तो सबसे लास्ट मेरा टॉपिक वही रहेगा, उसको हम लास्ट में ही डिस्कस करते हैं। और याद रखिएगा जो जो टॉपिक मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं वो कौन कौन सा टॉपिक है, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जैसा कि मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, इन चीजों को मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है गाइस। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले वेपर प्रेशर के बारे में बहुत डिटेल में आपको जान लीजिए, क्योंकि ये जो अब आप पढ़ रहे हो ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले कुछ जो पॉइंट होते हैं वो हमें क्लियर कर लेने चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ पहले ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेता हूँ। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अपनी चीज़ों को क्या करते हैं, अच्छी तरह से कवर अप करते हैं। चलिए गाइस सबसे पहले हम लोग जानते हैं आपको कि, है ना,
इवापोरेशन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे बेटा? इवापोरेशन। आपने इवापोरेशन को देखा भी है, महसूस भी किया है और आप इसके बारे में जानते भी हैं। बट हम यहाँ क्या करेंगे, हर एक आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट से मैं आपके सामने कंक्लूजन निकालूंगा, उसी से आपका रिजल्ट निकाल के फिर आप को मैं उस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? तो इवापोरेशन आप देखते होगे जो भी लिक्विड होता है ये अपने आप जो होता है, सिंपल लैंग्वेज में पहले समझ लीजिए, जो लिक्विड होता है वो अपने आप क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। फिर याद याद रखिएगा मैंने क्या बोला आपको, हिंदी में बहुत शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर लिक्विड्स होता है वो अपने आप लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जो चला जाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। आप देखते होंगे गर्मियों में ज्यादातर जो तालाब, नदियां या जो नाले वगैरह होते हैं वो सूख जाते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों हो जाता है, क्या कारण है? आप जो देखते हो है ना कि भाई कपड़े धूप में सुखाने गए, थोड़ी देर बाद देखा वो सूख गए, तो भाई ऐसा क्या होता है, वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये सारे काम मेरे हो जाते हैं? तो वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग अपनी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं, या साइंस की लैंग्वेज में हम लोग उसको इवापोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? इवापोरेशन। तो इवापोरेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखिए वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड। देखिए जो मैंने आपको हिंदी में बताया था वही मैं आपको इंग्लिश में भी लिख के ही बताऊंगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सरफेस इनटू वेपर मॉलिक्यूल इज नोन एज इवापोरेशन। इनका कहने का मतलब क्या है, मतलब स्वतः, देखिए समझिएगा, जो लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल में जो सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने आप, है ना, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जब चले जाते हैं तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इवापोरेशन। देखिएगा बेटा इवापोरेशन, मान लीजिए आपके पास ही कोई कंटेनर है, कंटेनर में आपने कोई लिक्विड भर रखा है। अब आप लिक्विड को जब आप फिलअप करोगे तो जाहिर सी बात है जो लिक्विड की जो सरफेस होगी, जिसको हम लोग इमेजिनरी सोल्यूशन या कहेंगे, जिसको आप इमेजिनरी बाउंड्री बोल रहे होगे, एक्चुअली वो इमेजिनरी बाउंड्री तो ये होगी, उसके ऊपर क्या होंगे? लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे। अब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो सरफेस में होंगे वो आसानी से क्या होंगे बेटा? इवापोरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? इवापोरेट, यानी तुरंत क्या करेंगे, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये सीधे लिक्विड स्टेट से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी अपना फेस को क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। इस फेस चेंज करने के जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? इवापोरेशन। तो समझिएगा, केवल मैंने सरफेस वाले मॉलिक्यूल को ही क्यों कहा, मैंने बल्क वाले मॉलिक्यूल यानी बीच में जो मॉलिक्यूल होता है उसके लिए क्यों ये बात नहीं लागू होती है? क्योंकि अगर सरफेस वाले मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो उसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है, चारों तरफ से फोर्सेस लग रहे होते हैं, इसको बाइंड अप करे रहते हैं लिक्विड्स के मॉलिक्यूल को। जो बल्क में मॉलिक्यूल है, बल्क मॉलिक्यूल मतलब जो बीच में मॉलिक्यूल है ना, सरफेस के नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बीच में मॉलिक्यूल होते हैं, उनको हम लोग बल्क मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब गाइस अगर बल्क मॉलिक्यूल की बात करें तो बल्क मॉलिक्यूल भी इवापोरेट करता है, बट तुरंत पहले सरफेस वाला करेगा, बाद में जब सरफेस वाले चले जाएंगे तो ये नीचे वाला फिर से ऊपर आएगा। क्यों बल्क वाला मॉलिक्यूल क्यों नहीं इवापोरेट कर सकता? क्योंकि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो कम होती है, क्योंकि इसके अंदर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा होता है। इसकी तरफ देखिए चारों तरफ से इसमें फोर्स लग रहे होते हैं, चारों तरफ से फोर्स काम कर रहे होते हैं। हालांकि मैंने पूरा डायग्राम नहीं बनाया है, मगर आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ऊपर लगे हुए हैं ना ये मॉलिक्यूल आपके, वैसे इसे पूरे भरे रहते हैं पूरे इस कंटेनर में, तो इसके तरफ चारों तरफ से क्या लगता है? फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन लग रहा होता है। आप देखिए इसके चारों तरफ से फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन काम करेगा या फोर्सेस लगेंगे तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा, या ये जहां जाना चाह रहा है वहां नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, मूवमेंट की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम है। ये तब बढ़ेगी जब ये सरफेस पे मॉलिक्यूल पहुंच जाएगा। जब सरफेस पे पहुंच जाएगा तब ये आसानी से क्या हो सकता है बेटा? इवापोरेट हो सकता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इवापोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? इसको इवापोरेशन बोलते हैं। तो गाइस आपको क्लियर हो गया कि इवापोरेशन हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो आप बोल सकते हो, है ना, आप बोल सकते हो स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सरफेस इनटू वेपर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इवापोरेशन। उसको हम लोग क्या 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 बोलते हैं गाइस? इवापोरेशन। तो आप देख भी रहे हो कि डायग्राम में मैंने बताया कि सरफेस मॉलिक्यूल कौन से हैं, वेपर में कब चेंज हुए, बल्क मॉलिक्यूल कौन से हैं, इन सारे को मैंने डिटेल में आपके सामने, है ना, बहुत आपको डिटेल में मैंने ये चीजें समझा दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बताइए बेटा कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे खुद बताइएगा कि कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो इवापोरेशन को इफेक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग
रेट ऑफ इवापोरेशन, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन को कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो पहला जो फैक्टर होता है वो होता है टेम्परेचर। आप गाइस खुद ही जानते हैं अच्छी तरीके से, तो गर्मियों में क्या होते हैं, नदी तालाब जो होते हैं, ये नाले वगैरह सब सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि आप खुद जानते हो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हो वैसे वैसे रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ता जाता है। रेट ऑफ इवापोरेशन क्यों बढ़ता है? जैसे आप इसको टेम्परेचर दोगे तो किसी को टेम्परेचर देने का मतलब क्या, आप उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो। जब आप किसी मालिक्यूल को एनर्जी दोगे तो जाहिर सी बात है वो एनर्जी को अपनी काइनेटिक एनर्जी में यूज कर सकता है, और यूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? वेपर में चला जाएगा। तो आप आसानी से बोल सकते हो जो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के। हालांकि देखिए मैंने यहाँ पर थ्योरी नहीं लिखी है, क्योंकि थ्योरी लिखने से कोई फायदा नहीं, केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, है ना। टेम्परेचर जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ता जाता है। तो गाइज आपको ये बात पता होनी चाहिए, और आपको अच्छी तरह, मैं जानता भी हूँ आपको ये बात पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इवापोरेशन भी बढ़ता जाता है। अब आप खुद सोचिए, है ना, कि ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्या, कि आपने देखे होंगे कुछ जो नदियां होती हैं जो सर्दी वगैरह में या बरसात वगैरह में बहुत फुल अप रहती हैं, भरी हुई रहती हैं, बट जैसे गर्मी आती है वैसे वैसे क्या होता है, उनके अंदर पानी की जो क्वांटिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और वो जो नदी होती है वो सूखने लगती है। इसका मतलब ये होता है कि उसका जो काफ़ी जो अमाउंट में जो वाटर है वो वेपर में जा चुका है। तो गाइज इसी प्रोसेस को आप समझे ना, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए जो इवापोरेशन का रेट है वो भी क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। अब बात करते हैं हम लोग नेचर ऑफ द लिक्विड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो इवापोरेशन होता है वो नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। कैसे नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिएगा बेटा, अगर ये है ना मालिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बहुत ज्यादा है, तो उसको है ना इवोपरेट होने में काफी टाइम लगेगा। और अगर उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मालिक्यूल का है वो अगर कम है तो बहुत जल्दी से वो इवोपरेट कर जाएगा। कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर जो भी आपने लिक्विड ले रखा है, अगर वो क्या होगा बेटा? बहुत गाढ़ा हुआ, गाढ़ा होने का मतलब विस्कस बहुत हुआ, या इसके अंदर जो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है वो बहुत ज्यादा है, तो वो ज्यादा से जल्दी इवोपरेट नहीं करेगा। गाइस अब एक एग्जांपल लेते हैं हम आपके साथ, ठीक है? आप समझिएगा कि कौन सा मतलब कौन सा पहले इवोपरेट करेगा, आप मुझे आंसर करिएगा। एक जगह बेटा मैंने आपका शहद ले रखा है, दूसरी जगह मैंने पानी ले रखा है। दोनों ही क्या है बेटा? दोनों ही लिक्विड स्टेट में होते हैं, है ना। बट अब आप खुद सोचिए कि मान लीजिए आपने शहद लिया, चलिए अच्छी बात है, मैं और शहद ना लेके या हनी ना लेके मैं आपसे बोलूं कि ग्लिसरॉल ले लीजिए। क्या ले लीजिए बेटा? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल तो आप जानते ही है ना। तो अब क्या होगा बेटा? ग्लिसरॉल और वाटर में पहले इवोपरेट कौन करेगा, या पहले कौन निकल जाएगा? तो आप खुद सोचिए कि जो आपका ग्लिसरॉल में फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन जो होता है मालिक्यूल के बीच में बहुत ज्यादा होता है। जब बहुत ज्यादा मालिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होगा तो वो आसानी से इवोपरेट नहीं कर पाएगा, है ना। तो ताकि अगर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा ना मालिक्यूल का वो कम होगा। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो वो इवोपरेट भी जल्दी नहीं कर पाएगा एज कंपेयर टू द वाटर। ठीक है, तो वाटर में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द आपका ग्लिसरॉल। तो इसीलिए जो वाटर का मालिक्यूल्स होते हैं वो जल्दी से इवोपरेट कर जाते हैं एज कंपेयर टू द, है ना, आपका ग्लिसरॉल। तो ये बात की बेटा क्लियर हुई कि जो इवापोरेशन है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ना, और नेचर ऑफ द लिक्विड पे भी डिपेंड करता है ना। तो मैंने लिख भी रखा है कि रेट ऑफ इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड्स मालिक्यूल। अगर लिक्विड्स मालिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इवापोरेशन का जो रेट होगा वो हमेशा कम होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड्स मालिक्यूल में अगर वो कम है तो जाहिर सी बात है आपका जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो ज्यादा होगा, क्योंकि इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। अब बात करते हैं बेटा सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर, या सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है? आपका, है ना, इवापोरेशन। तो गाइस इसको भी पहले मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। आपको मैंने क्या ले रखा है आपके साथ, मैंने सपोज करिए आपने पूरा 1 गिलास वाटर ले रखा है, पूरा ऊपर तक भर लिया आपने, एक तरफ वो ले रखा है, उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर आपने एक बड़ी सी परात ले रखी है उसमें डाल दिया है, और सेम टेम्परेचर पे दोनों को रख दिया है। तो गाइज आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ये ऑब्जर्व करोगे जो गिलास में पानी है वो जल्दी से इवापोरेट नहीं होगा, यानी उसमें पानी बचा रह जाएगा। जबकि अगर जो आपने परात में जो बड़ी बड़ी थाली में आपने जो गिलास में पानी उतना ही अमाउंट ऑफ पानी आपने उसमें डाल रखा है, तो आप देखोगे वो जल्दी से इवापोरेट हो चुका है, वो जल्दी से क्या हो गया बेटा? उड़ गया, यानी उसमें पानी के में का जो अमाउंट है वो बहुत कम हो गया है। तो गाइज आप
इससे क्या समझ पाए, आप इससे ये समझे कि जैसे जैसे आप सरफेस एरिया बढ़ाते जाओगे रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है बेटा, जैसे जैसे आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होने लगेगा बेटा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। कैसे बढ़ने लगेगा, क्योंकि बेटा ज़्यादा ज़्यादा जो मालिक्यूल होंगे वो सरफेस पे आएंगे, और जब सरफेस पे आएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो आसानी से वो इवापोरेट कर पाएंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो रही है। कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहला टेम्परेचर हो गया, दूसरा है ना नेचर ऑफ लिक्विड हो गया, तीसरा सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर हो गया, और जो चौथा होता है वो होता है ना, चौथा क्या होता है बेटा, फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द सरफेस, है ना। मान लीजिए कोई गर्म हवा है ना किसी सरफेस के ऊपर से निकल रही है, तब क्या होगा। तो गाइस आपको तो ये पता ही है कि ड्राई एयर हैज़ द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ड्राई एयर की टेंडेंसी होती है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है एंड बिकम सैचुरेटेड विथ इट, और उससे क्या होती है बेटा, सैचुरेटेड हो जाती है इट, है ना, और सैचुरेटेड विथ इट। एंड इन ऑर्डर टू डू दैट इट इंक्रीजेस रेट ऑफ इवापोरेशन, जिससे कि क्या हो जाता है बेटा, आपका जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो बेटा बढ़ जाता है। आप खुद सोचिए, जब कोई ड्राई एयर किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर से गुजरेगी, आप देखते होगे ना सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, आपके ने बात सुना होगा या नाम सुना होगा, आपने क्लास 8 7 8 या 9 में पढ़ाया जाता है। ये है सी ब्रिज क्या होती है, लैंड ब्रिज क्या होती है, वो सब बेटा इसी का एग्जाम्पल है बेटे। ठीक है, जो आज आप क्या कर रहे हो, बहुत डिटेल में पढ़ रहे हो। तो जो ड्राई एयर होती है उसका तो काम ही होता है बेटा, वो मॉइस्चर को क्या कर लेगी बेटा, एब्जॉर्ब कर लेगी। जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी तो और उससे से सैचुरेटेड भी हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा, उसी से सैचुरेटेड भी हो जाती है। जब सैचुरेटेड हो जाती है तो वो क्या कर लेगी, उसने वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लिया, इट मींस दैट उसने क्या कर लिया, रेट ऑफ जो इवापोरेशन है उसको ये बढ़ा देती है। क्या कर देती है, रेट ऑफ इवापोरेशन को बेटा ये क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो गाइस आपको इतनी बात समझ में आई कि बेटा इवापोरेशन क्या होता है। देखिए मैं इवापोरेशन क्यों आपको पहले बता रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ें छोड़ के पहले मैंने आपको इवापोरेशन क्यों बताया, क्योंकि इवापोरेशन और कंडेंसेशन पढ़ाने के बाद ही हम वेपर प्रेशर की तरफ बढ़ सकते हैं, तभी हम जान पाएंगे कि मेरा लिए वेपर प्रेशर आखिर होता क्या है। चलिए हम क्या करते हैं, आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और आप जो भी उसमें चीजें होंगी आप उसी क्या करेंगे, ऑब्जर्व करिएगा, है ना, एक एक पॉइंट आप ऑब्जर्व करिएगा। चलिए हम करते हैं एक आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज करिए शुरुआत में मैंने कोई लिक्विड ले रखा था, है ना, एक क्लोज कंटेनर में मैंने क्या करा, कोई लिक्विड ले लिया, है ना। तो जब मैं किसी क्लोज कंटेनर में अगर कोई लिक्विड ले लूंगा तो अभी मैंने जस्ट लिया ही है, तो उस समय मैंने टाइम को मेजर किया तो टाइम 0 था, और जब टाइम 0 था मतलब जो मेरा रिएक्टेंट था वो लिक्विड था, और जो लिक्विड है वो हमेशा जो रिएक्टेंट है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है बेटा, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। कब, क्योंकि अभी अभी तो आपने क्लोज कंटेनर में क्या लिया, लिक्विड लिया है, तो आपका जो रिएक्टेंट होगा वो आपका लिक्विड स्टेट में होगा, और जब लिक्विड स्टेट में होगा तो जो आपका कह सकते हैं रेट ऑफ इवापोरेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। भाई अब कोई भी किसी भी टेम्परेचर, देखो ये भी याद रखना, जो आपका इवापोरेशन होता है ये, है ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ये अपने आप होने वाला प्रोसेस है। हालांकि टेम्परेचर पे डिपेंड जरूर करता है, अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी कम होगा, बट रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा जब टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे। तो गाइस ये याद रखिएगा, तो इवापोरेशन तो होना ही होना है, चाहे टेम्परेचर कम हो चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो, बस ये फर्क पड़ेगा कि कभी कभी जो इवापोरेशन होगा वो कम होगा, कभी कभी इवापोरेशन ज्यादा होगा, वो टेम्परेचर पे क्या करेगा बेटा, डिपेंड करेगा। तो गाइस यहाँ पर क्या होगा, जो रेट ऑफ इवापोरेशन होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि अभी क्या हुआ, लिक्विड आपने लिया तो जो सरफेस मॉलिक्यूल होंगे धीरे धीरे वेपर बनाना स्टार्ट कर देंगे, वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो जो आप मैंने ई स्टैंड फॉर किसके लिए रखा बेटा, इवापोरेशन के लिए। अब कुछ समय बाद आप क्या देखोगे, कुछ समय बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, कंटेनर के ऊपर कुछ प्रेशर लगने लगेगा। क्या कंटेनर के ऊपर क्या लगने लगेगा, कुछ प्रेशर लगने लगेगा, ठीक है। तो टी, है ना, टी इज इक्वल टू टी, है ना, तो टी इज इक्वल टू टी मतलब का मतलब ये होता है कि टाइम एट टी, है ना, टी टाइम पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, टी टाइम पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो रिएक्टेंट है वो तो लिक्विड स्टेट में, बट जो प्रोडक्ट हो गया वो वेपर स्टेट में आ गया। जो प्रोडक्ट हमारा बना वो किस में आ गया बेटा, वेपर स्टेट में। कैसे, आप किसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको सामने एक रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पर, वो उस चीज को ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास वाटर लिक्विड था और ये किस में चला गया, वाटर गैस में चला गया। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, आप क्या देख रहे हो, तो जो लिक्विड था वो रिएक्टेंट है और गैस क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि रिएक्टेंट जो है वो आपका लिक्विड स्टेट में है, बट जो आपका प्रोडक्ट है वो वेपर स्टेट में चला गया है। तो आप अच्छी तरह जानते हो, या जो रेट ऑफ इवापोरेशन हो जाएगा वो भी वहां होने लगेगा, और रेट ऑफ कंडेंसेशन भी होने लगेगा। क्यों कंडेंसेशन होने लगेगा, आप खुद सोचिए कि जब कोई भी व्यापार जो होगी, जब किसी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगी तो कंटेनर बंद है, कंटेनर तो क्लोज कंटेनर हमने ले रखा है, तो उस पे जाके टकराएगी, उसके कंटेनर पे क्या करेगी, टकराएगी। अब कंटेनर का जो सरफेस होगा वो तो ठंडा है ना,
वो तो क्या है बेटा, ठंडा है एज कम्पेयर टू द वेपर, तो वेपर जाके उस पर क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, वेपर क्या हो जाएगी, उस पर आके कंडेंस हो जाएगी। तो जब वेपर कंडेंस हो जाएगी तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं बेटा, उस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। तो गाइस इतनी बात क्लियर हुई। अब आप क्या होगा, कुछ समय बाद आप देखोगे एक ऐसा समय आ जाएगा या ऐसा टाइम आ जाएगा कि उन दोनों के वेपर और गैस, कह सकते हैं वेपर और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा उतना ही अमाउंट ऑफ, है ना, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू कंडेंसेशन प्रोसेस। इस बात को फिर से समझ लीजिए कि कुछ समय बाद क्या आ जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कुछ समय बाद ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा उतना ही अमाउंट ऑफ वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा बेटा, जो अमाउंट ऑफ वेपर पहले बन चुकी वो तो उतनी ही रहेगी, उस पर तो कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला। तो आप वहां पर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बेटा, कि रिएक्टेंट प्लस, है ना, जो आपका प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर आपका इवापोरेशन हो रहा होगा, यहाँ आपका कंडेंसेशन हो रहा होगा, बट दोनों का जो रेट होगा वो बराबर होगा। जो दोनों का रेट होगा वो क्या होगा बेटा, बराबर होगा। यहाँ पर प्रोसेस तो हो रहा है, यहाँ पर इवापोरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड जो वेपर में जा रहा है उतना ही वेपर का अमाउंट लिक्विड में वापस आ रहा है थ्रू द, है ना, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो उतना। अब इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम होता है बेटे, इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटे हम लोग इस टाइप के इक्विलिब्रियम को? डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्रोसेस है वो तो एग्जैक्टली चल रहा है, मतलब वो तो प्रॉपर रनिंग में, बट जो अमाउंट ऑफ जो आपका प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट है, उसमें कोई भी या उसके कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। इसलिए इस टाइप के जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब आपके सामने मैंने एक ग्राफ भी प्लॉट किया है रेट वर्सेस टाइम का। अगर आप ग्राफ देखोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो रेट ऑफ आपका है कंडेंसेशन है और रेट ऑफ जो आपका इवापोरेशन है, वो जिस पॉइंट पे आकर मिल रहे होंगे वही पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम कहलाता है। यानी वही आपका जो टाइम होगा वही, या वो उस टाइप का जो इक्विलिब्रियम होगा उस टाइप के आप इक्विलिब्रियम को क्या बोलोगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलोगे गाइस? डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलोगे। गाइस आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं हर एक चीज को क्या करता हूं, पहले आपसे देखिए एक्सपेरिमेंट मैंने आपको सामने खुद कराया, आपको खुद ऑब्जर्व कराया कि आप खुद उस चीज को महसूस करो। अगर आप महसूस नहीं कर पाओगे तो आप चीजों को मेरी एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो गाइस जो चीज मैं बोल रहा हूं उस चीज को समझो और महसूस करो कि हाँ भाई ऐसा ही हो रहा है। तो गाइस आपको बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपने देखा ना कि जहां रेट ऑफ इवापोरेशन है ना बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टी इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? टी डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब वही जो हमने आपने प्रोसेस देखा था उसी प्रोसेस को आइए इस कंटेनर में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इस कंटेनर में उसको हम लोग किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे वो देखिए। सपोज करिए देखिए आपका क्लोज कंटेनर है, मैंने चारों तरफ से इसको इसीलिए क्लोज बना रखा है। अब ये जो आपको दिख रहे हैं ए जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं सरफेस पे, ये आपके सरफेस मॉलिक्यूल हैं, है ना। यहाँ पर क्या आपके सरफेस ऑफ द, यहाँ पर मैंने एक ही ए सारे सब जगह ए ले रखा है, इसीलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट ले रखा है। क्या ले रखा है? प्योर सॉल्वेंट ले रखा है। आपको दिख रहा है ना, मेरा लिखावट थोड़ी सी बिगड़ गई क्योंकि वो नीचे बराबर नहीं, इस वजह से। तो प्योर सॉल्वेंट मैंने ले रखा है, यानी यहां पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, यहां पर कोई भी सॉल्यूट नहीं प्रेजेंट है, यहां पर केवल मैंने प्योर सॉल्वेंट ले रखा है। तो प्योर सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल होंगे कुछ सरफेस पे होंगे, कुछ बल्क में होंगे। जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल होंगे वो इवापोरेट कर रहे होंगे धीरे धीरे, और इवापोरेट करके कुछ वेपर बना रहे होंगे। देखिए ब्लू कलर की जो मैंने वेपर बनाई ना, ये वेपर बना रहे होंगे। अब वो वेपर क्या हो रहे धीरे धीरे कंडेंस भी हो जाएंगे, है ना। किस प्रोसेस के थ्रू कंडेंस होंगे बेटा? कंडेंसेशन उसमें होने लगेगा तो कंडेंस भी होने लगेंगी। कुछ समय बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये कंडेंसेशन जो प्रोसेस हो रहा है और जो इवापोरेशन हो रहा है, ध्यान देना, जो प्रोसेस कंडेंसेशन हो रहा है और जो इवापोरेशन हो रहा है वो दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए। ये जो आप साइन देख रहे हो ना, ये है ना आपका, ये जो साइन होता है, ये साइन आपका किसका होता है बेटा? ये आपके इक्विलिब्रियम का साइन होता है। ये क्या आपके सामने शो करता है? ये सोचता है जो रेट ऑफ, है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन है वही उतनी ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कहीं पर लिखा हो तो इट मींस दैट वहां पर इक्विलिब्रियम होता है बेटा। वहां पर क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है।
तो आप देख रहे हो जो ऊपर वाले जो ए वाले मॉलिक्यूल है जो वेपर के हैं, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन के थ्रू वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होंगे, और जो नीचे वाले जो है ना मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहे होंगे, इवापोरेट होकर वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे। बट उन दोनों के बीच में कुछ समय बाद क्या जाएगा बेटा, एक इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, बट कुछ अमाउंट ऑफ वेपर तो बनेगी। अब वो अमाउंट ऑफ वेपर क्या कर रही होगी, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहां पर क्या हुआ, जितना भी सरफेस पे आपका मॉलिक्यूल था वो इवापोरेट करना स्टार्ट हुआ, वही मॉलिक्यूल ऊपर जाके कंडेंसेशन भी प्रोसेस करने लगे। कुछ समय बाद आप देखोगे जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ इवापोरेशन हो जाएगा। मतलब जितना इवापोरेट आपका सॉल्वेंट करेगा उतना ही सॉल्वेंट आपका कंडेंसेट भी हो जाएगा, है ना। उसी समय क्या होगा बेटा, कुछ अमाउंट ऑफ वेपर तो बन जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने डॉट 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 करके कुछ वेपर बना रखी है, कुछ वेपर तो बन ही जाएंगी ना। अब जो वेपर बनेंगी वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगी इस लिक्विड के ऊपर। ध्यान देना मैंने कैसे एरो बनाया है, वो भी अभी इसलिए बनाया ताकि आप उस चीज को समझ सको। ये जो वेपर है आप दोबारा से इसी लिक्विड के सरफेस पे वापस प्रेशर एग्जर्ट करने लगेंगी, और इसी प्रेशर को हम लोग बेटा वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको, वेपर प्रेशर बोलते हैं। गाइस आपको मेरे देखो वेपर प्रेशर मैं डायरेक्टली अगर आपको डेफिनेशन बताता तो आप डेफिनेशन बहुत सुन के अच्छा लगता, आप याद भी कर लेते, रट लेते, बट आपको उस प्रोसेस के थ्रू आप कभी समझ नहीं सकते थे कि वेपर प्रेशर होता क्या है। इसीलिए मैंने क्या सोचा कि मैं पहले आपको वेपर प्रेशर के बारे में बताऊं, किस तरह से वेपर प्रेशर एक्चुअली कौन सा प्रेशर है ना। वेपर प्रेशर को हम लोग बोलते हैं, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। जब किसी सब्सटेंस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसके पार्शियल प्रेशर की, वही उसका वेपर प्रेशर कहलाता है। अगर मैं इस टाइप से बोलता तो शायद आप कभी मेरी बात को नहीं समझ पाते, कभी आप उसमें फील नहीं ला पाते। बट फील कब आता है, जब आप आपने उसको महसूस करो। देखिए आपने महसूस करा कि भाई हाँ ठीक है, कुछ जो लिक्विड का मॉलिक्यूल था वो इवापोरेट भी किया है, आप कुछ जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है वो कंडेंसेट भी किया है, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया। अब जब डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया तो कुछ अमाउंट ऑफ वेपर तो बची होंगी बेटे, वो क्या करेंगे, वो प्रेशर तो लगाएंगी। क्योंकि वेपर प्रेशर क्यों लगाएगी, आप खुद सोचो, वेपर प्रेशर क्यों लगाएगी, वेपर प्रेशर इसलिए लगाएगी क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, वो रैंडमली मोशन करते हैं और एक दूसरे मॉलिक्यूल से प्रॉपरली कोलाइड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, जिससे प्रेशर एक्सर्ट होता है। और प्रेशर कहां एक्सर्ट होगा, आपके लिक्विड के सरफेस पे आपको महसूस होगा। लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर क्या होगा, ऑब्जर्व आप कर सकते हो। कंटेनर के सरफेस पे आप क्या कर सकते हो, प्रेशर को है ना आइडेंटिफाई कर सकते हो, या उसको महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो गाइस इसी जो प्रेशर जो लग रहा है, इसी प्रेशर को हम लोग कौन सा प्रेशर बोलते हैं, इसी प्रेशर को हम लोग गाइस वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, उसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। चलिए अब वेपर प्रेशर की डेफिनेशन आप कैसे बोलेंगे, चलिए मैं डेफिनेशन तो आपको बाद में लिखा भी दूंगा, बट आप बोलोगे कैसे, सोचो क्या कैसे बोलोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना भी आप प्रोसेस करे हो, बहुत ध्यान देना बेटा मेरे एक एक वर्ड पे, जितना तुम प्रोसेस यहां करे हो ना, वो प्रोसेस आपका एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होना चाहिए। वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर वेरी नहीं करना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा गाइस कि जो आपने यहां पर जो भी प्रोसेस किया है वो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट पे होना चाहिए, है ना। टेम्परेचर अगर वेरी करेगा तो आप उसको कभी भी वेपर प्रेशर के बेस पे आप उसको, है ना, एक्सप्लेन नहीं करोगे। तो गाइस आपके लिए वेपर प्रेशर क्या हुआ, आप वेपर प्रेशर की डेफिनेशन किस तरह से बोलोगे। देखिए वेपर प्रेशर की डेफिनेशन मैं किस तरह से बोलता हूं, देखिए मैंने बोला, देखिए प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ लिक्विड सरफेस, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ लिक्विड सरफेस। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक वर्ड मीनिंग को समझिएगा, क्योंकि ये बेटा जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं ये आपने जो ऑब्जर्व करी उसी के बेस पे, ये कोई आपको किताब में या मैंने कोई किसी से चीज लिखा निकाल के लिख नहीं लिए ताकि आपको, है ना, क्योंकि अगर मैं कहीं से निकाल के लिखूंगा तो जाहिर सी बात है आपको पढ़ने में लिखने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। बट अगर आपको मैंने महसूस करा दिया, आप उस चीज को समझ गए, तो आप खुद पे खुद उस चीज को क्या करोगे, बोलने लगोगे। तो आपने क्या देखा, प्रेशर एक्सर्टेड कहां कर रहा है, लिक्विड के सरफेस पे ही तो कर रहा है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि प्रेशर एक्सर्टेड ऑन लिक्विड सरफेस, तो आपने बोल दिया भाई हाँ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन लिक्विड सरफेस, है ना। इफ कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन बोथ आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जहां पर आपका कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवापोरेशन जो है दोनों ही डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। इस प्रेशर को क्या बोलते हो आप लोग, वेपर प्रेशर। तो गाइस अब आप समझ में आया
कि वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या हुई? वेपर प्रेशर की डेफिनेशन हुई प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ लिक्विड सरफेस इफ rate of evaporation as well as rate of condensation both are in dynamic equilibrium at constant pressure. Such pressure is known as vapor pressure. इस टाइप के प्रेशर को आप क्या बोलोगे बेटा? वेपर प्रेशर बोलोगे। आपको फील आया ना? यही मैं चाहता था कि आपको डेफिनेशन दिखाने से पहले मैं उसको फील कराऊं, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है ना वो इस चैप्टर में बहुत हाई हो जाएगा। बट आपको जितना इंटरेस्ट आ रहा है इससे ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने कंसंट्रेशन यूनिट्स को पढ़ने में। उसको आप रिवीजन में ले लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जहां जहां आपकी आती जाएगी वो तो मैं आपको डिस्कस करता जाऊंगा, बट आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, है ना। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन आप लोग भी लिख लीजिए और मैंने क्या लिखी वो भी देख लेते हैं, ठीक है। बट आपको मैंने बता दी है ओरली, आपको समझा दी, यही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। बाकी तो सारी चीजें चलती ही रहती हैं। अब देखिएगा मैंने क्या लिखी है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। तो प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा था? वेपर कर रही थी कि नहीं कर रही थी? फ्रॉम इन द कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे आप देख रहे थे सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था वेपर, है ना, ऑफ द लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर इज नोन एज वेपर प्रेशर, है ना। इन केस ऑफ वाटर इट इज आल्सो नोन एज एक्वस टेंशन। तो बेटा उन्होंने भी यही चीज तो बताई है। आप खुद सोचिए उसने क्या बोला? उसने बोला वेपर प्रेशर जो है ना, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ वेपर, है ना, फ्रॉम इन द कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर। मतलब किसी क्लोज कंटेनर में किसी लिक्विड के सरफेस पे जो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है वेपर, है ना, एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, तो है ना, वो जो आपका प्रेशर होता है वही आपका क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर कहलाता है। बट अगर आपने, है ना, आपने जो आपने इन केस ऑफ वाटर ले लिया भाई, सॉल्वेंट की जगह आपने दूसरा सॉल्वेंट ना लेके वाटर को एज ए सॉल्वेंट ले लिया, तो उस केस में हम लोग उसको एक्वस टेंशन भी बोलते हैं बेटे। क्या बोलते हैं? एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। देखिए ये चीज मैंने यहाँ क्लियर भी करी है। वाटर था, लिक्विड फॉर्म में था, गैस में गया। अब जब वाटर था लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में गया तो उसका क्या होगा बेटा? कुछ, है ना, प्रेशर भी डेवलप हुआ होगा, वही उसका क्या कहला रहा होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, है ना। वही आपका जो मैक्सिमम वैल्यू होती है पार्शियल प्रेशर है कि वही उसका वेपर प्रेशर होता है। वही उसका क्या होता है बेटा? वेपर प्रेशर होता है। अब आप खुद सोचना एक चीज और यहां समझना, लिक्विड से जब आप गैस में जा रहे थे तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस था, मतलब आपको एनर्जी या हीट देनी पड़ रही थी, है ना। जब वो दोगे तभी वो लिक्विड से गैस में मालिक्यूल जा पा रहा था। बट जो कंडेंसेशन हो रहा था वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन क्या होता है बेटा? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है? जो गैस होती है वो लिक्विड में अपने आप कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ये इसमें हीट रिलीज होती है। तो गाइस इतनी बात समझ में आई कि वेपर प्रेशर क्या होता था। आपको कंडेंसेशन प्रोसेस को भी मैंने समझाया, साथ ही साथ इवापोरेशन को बहुत जाकर डीप में से बताया, है ना। अब हम लोग जानेंगे वेपर प्रेशर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो वेपर प्रेशर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो देखिएगा। वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है पार्शियल प्रेशर की किसी भी सब्सटेंस की, वही उस सब्सटेंस की वेपर प्रेशर होता है। वही उस सब्सटेंस का क्या होता है बेटे? वेपर प्रेशर होता है। ये चीज मैं आपको पहले ही अभी बता चुका हूं। तो देखिए मैंने वही कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर लिख रखे हैं। वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर एट द गिवन टेम्परेचर। मतलब किसी दिए हुए ताप पर जो भी उसकी मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर की वैल्यू होती है किसी सब्सटेंस की, वही उसका वेपर प्रेशर होता है। If partial pressure increases after this value, then some vapor will condense, and if partial pressure decreases, then liquid will vaporize until। तो इसका कहने का मतलब क्या था? इसका कहने का मतलब था यदि पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर जाए, है ना, आफ्टर दिस वैल्यू, इस वैल्यू के बाद भी जो पार्शियल प्रेशर वो इंक्रीज करता जाए, देन क्या होगा? सम जो वेपर होगी वो कंडेंस होने लगेगी, जो वेपर होगी वो कंडेंस होकर लिक्विड में वापस आने लगेगी। और इफ पार्शियल प्रेशर जो हो बेटा वो इस पार्शियल प्रेशर से डिक्रीज कर जाए, यानी इस वेपर प्रेशर से डिक्रीज कर जाए, तब क्या होगा बेटा? लिक्विड विल वेपराइज, लिक्विड वेपराइज होने लगेगा। तब तक वेपराइज होने लगेगा जब तक ये पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यू हो वो वेपर प्रेशर के बराबर ना आ जाए बेटा। तो इतनी बात आपको समझ में आई? फिर से मैं इस चीज को बिल्कुल एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रहा हूं ना, इनको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं बेटा। उसका कहने का मतलब क्या है? उसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस का जो भी मैक्सिमम वैल्यू होता है उसका पार्शियल प्रेशर का, वही उस सब्सटेंस का
वेपर प्रेशर का वैल्यू होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और साथ में उसने ये कहा कि अगर वेपर प्रेशर का जो वैल्यू है उस प्रेशर या उस वैल्यू से उसका जो पार्शियल प्रेशर का जो वैल्यू हुआ अगर इंक्रीज कर जाए, बढ़ जाए, तो इसका मतलब कुछ जो अमाउंट ऑफ जो वेपर होती है वो कंडेंस होने लगती है ना। साथ ही साथ अगर आपका जो वेपर प्रेशर का वैल्यू है उससे जो आपका पार्शियल प्रेशर का वैल्यू डिक्रीज कर जाए तो क्या होने लगता है, सम अमाउंट ऑफ लिक्विड वेपराइज होने लगता है। वो तब तक वेपराइज होता है जब तक कि वेपर प्रेशर आपके पार्शियल प्रेशर के बराबर ना आ जाए। तो गाइस इतनी बात भी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए और आगे बढ़ते हैं, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ऑब्टेन ऑल द लिक्विड विल वेपराइज। मतलब अगर आपको किसी भी सब्सटेंस की पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू को लेना है तो आप कैसे लिखोगे, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ऑब्टेन ऑल द लिक्विड्स विल वेपराइज। जब सारे लिक्विड जो हो वेपराइज कर जाएं तभी उसकी जो है ना कह सकते हैं जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो उसकी वो क्या होती है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू आप उससे ऑब्टेन कर सकते हैं ना। अब जो थर्ड जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वेपर प्रेशर का वो क्या कहता है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड, बहुत ज्यादा अच्छे समझना इस पॉइंट को, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर। मतलब किसी का भी जो वेपर प्रेशर होता है ना, किसी प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इट इज डिनोटेड बाय पी नॉट। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी नॉट से। किससे डिनोट करते हैं, पी नॉट से। देखिए इसको प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जितने भी आप राउल्ट्स लॉ और आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, इन सब जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हो या फिर आप आरएलवीपी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये सब चीजें जहां पढ़ोगे वहां ये आपका टर्म जरूर आएगा पी नॉट। पी नॉट का मतलब क्या होता है, पी नॉट का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। पी नॉट का मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम। और इसकी जो वैल्यू होगी वो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गिवन होगी। क्यों गिवन होगी बेटा, क्योंकि हर एक लिक्विड या सॉल्वेंट का जो प्योर वेपर प्रेशर होता है या कह सकते हैं प्योर किसी सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। हर एक सब्सटेंस का अलग अलग होता है। तो बेटा वो आपको क्या करेगा, देगा। बट इन केस ऑफ वाटर, पानी क्या, पानी तो जिंदगी है बेटा। पानी के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन याद करके रखनी है। और मैं आपको इस चैप्टर में ना पानी के बारे में, या आप जो वाटर बोलते हो ना, हम तो बोलते हैं जल ही जीवन है। और जल ही जीवन का मतलब समझते हो कि पानी के बारे में अगर सब कुछ ना जान पाए तो कुछ ना जान पाए। तो इस चैप्टर में मैं आपको पानी के बारे में बहुत सारी डिटेल बता दूंगा जिससे गाइस आपको पानी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। फोर्थ एंड लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स अमाउंट ऑफ द लिक्विड। वो कभी भी डिपेंड नहीं करता कि कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड तुम लिए हो तो वेपर प्रेशर इतना होगा। आपने अमाउंट ऑफ लिक्विड बढ़ा दिया कभी नहीं होता, वो कभी डिपेंड नहीं करता। यानी इसका मतलब बहुत अच्छे समझिएगा, वेपर प्रेशर जो होता है वो कभी भी डिपेंड नहीं करता। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ लिक्विड पे वो कभी भी डिपेंड नहीं करता। समझ में आ रही बात बेटे, इतनी बात क्लियर हो गई। और किसके किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे कभी डिपेंड नहीं करता, ना साइज पे डिपेंड करता है कंटेनर के, ना शेप पे डिपेंड करता है कंटेनर के। तो इन सारी चीजों पे वेपर प्रेशर जो होता है वो कभी भी डिपेंड नहीं करता गाइस। तो समझिएगा और अच्छे से इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, समझिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है वेपर प्रेशर, लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसका है वो क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड। मतलब किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो कभी डिपेंड ही नहीं करेगा। किसके ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, ना तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे या ना तो अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा, ना ही वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे डिपेंड करेगा, ना ही साइज और शेप ऑफ द कंटेनर पे कभी है डिपेंड करेगा। तो गाइस आप समझ गए, ये जो मैंने आपसे डिस्कस करे ये क्या थे, ये आपके पास जो मैंने इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं ना, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपके वेपर प्रेशर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और धीरे धीरे कैरेक्टरिस्टिक्स के आगे हम लोग बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर जो हैं वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो गाइस इस बारे में भी जान लीजिए कि कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं वो वेपर प्रेशर को क्या करते हैं बेटा, अफेक्ट करते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। तो मेरे समझ में आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, केवल 2 फैक्टर होते हैं जो आपके वेपर प्रेशर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। पहला होता है आपका है ना नेचर ऑफ
सब नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा होता है आपका टेम्परेचर। यही दो ऐसे कह सकते हैं फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर जो होता है वेपर प्रेशर हमेशा डिपेंड करता है, या ये फैक्टर वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। अभी किस तरह से अफेक्ट करते हैं उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। सॉरी गाइस, आगे बढ़ते हैं। पहला है बेटा नेचर ऑफ द लिक्विड। पहले तो हम नेचर के बारे में आते हैं कि भाई लिक्विड का नेचर कैसा होगा, ठीक है गाइस। सो गाइस हमारे लिए पहला क्या है बेटा, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड पे अगर हम लोग देखिए बात करें तो क्या होता है बेटा, नेचर मतलब अलग अलग जो लिक्विड्स होते हैं उनके जो कह सकते हैं जो वेपर प्रेशर होता है उनका वेपर प्रेशर भी अलग अलग होता है। गाइस उनका वेपर प्रेशर भी अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इवोपरेशन होता है किसी भी लिक्विड का वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मान लीजिए किसी सब्सटेंस में जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब उसमें इवोपरेशन भी बहुत कम होगा गाइस। तो जाहिर सी बात जब इवोपरेशन कम होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा बेटा, कम होगा। तो ये बात याद रखिएगा बेटे। तो नेचर ऑफ लिक्विड की अगर बात करते हैं, चलिए एक तरफ मैंने क्या लिया है एग्जांपल के थ्रू पर बात करते हैं। एक जगह मैंने वाटर लिया, एक जगह मैंने लिया एथेनॉल। क्या लिया बेटा, एक जगह वाटर लिया और एक जगह क्या ले लिया बेटा, मैंने एथेनॉल ले लिया। तो आप देखते हो जो वाटर के बीच में होते हैं, वाटर के बीच में क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम बताया था केमिकल बॉन्डिंग में। ये कैसा होता है, बेंड शेप का होता है। कैसा होता है बेटा, बेंड शेप का होता है, और ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर होती है। अब आप ये भी जानते हो कि वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क करती है, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है बेटा। क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में क्या करती है, बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और क्या करती है, जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के बहुत क्लोजली बाइंड अप कर देती है। बाइंड अप करने का वजह से क्या होता है, जो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो इसका वेपर प्रेशर होगा बेटा वो कम हो जाता है। इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द एथेनॉल। ऐसा क्यों बेटा, एथेनॉल में ऐसा क्यों हुआ। अब एथेनॉल के अगर मॉलिक्यूल में देखो तो एथेनॉल के मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट वो वीक क्यों होती है, क्योंकि उसमें एक तरफ तो हाइड्रोजन होता है, दूसरी तरफ बल्कि एटम लगे होते हैं, बल्कि कह सकते हैं बल्कि एल्किल ग्रुप्स लगे होते हैं। अब ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे नहीं, बनाएगा कौन, केवल हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। अब उसमें दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए, इसमें केवल एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए। इट मींस दैट अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल अगर बढ़ने लगता है तो जो प्रेशर होता है या जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज करने लगता है। वो क्या करने लगता है बेटा, डिक्रीज करने लगता है। तो आप खुद देखिए अब इनका क्या जो होगा वेपर प्रेशर जो होगा, ध्यान दीजिएगा जब इनका जो एथेनॉल का वेपर प्रेशर देखोगे वो क्या होगा, इनका वेपर प्रेशर बहुत ध्यान से समझिएगा, इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, बहुत कम। इनका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, बहुत कम होगा। इसीलिए आप जानते हो जो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो किसका ज्यादा होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा आपका वाटर का ज्यादा होता है। जबकि एथेनॉल का क्या होता है बेटा, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग 78 डिग्री सेल्सियस पे क्या होने लगता है बेटा, बॉइल करने लगता है। जबकि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होने लगता है, बॉइल करने लगता है। इसीलिए आप देखोगे कि इसीलिए आप देखोगे जो वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होने लगा बेटा, कम होने लगा। अब इसके बीच में जो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी वजह से जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो थोड़ा कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा। किसके थ्रू बढ़ जाएगा बेटा, क्योंकि वाटर कंपैरिजन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल यानी कि जो आपका एथेनॉल का मॉलिक्यूल है आपस में वो क्लोजली बाइंड अप नहीं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो जाहिर सी बात उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका जो इवापोरेशन का रेट होता है ना वो बढ़ जाता है। इस वजह से आपका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। आप देखिए इसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है। क्या क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन है आपके सामने कि है ना, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द फॉलोइंग। तो गाइस आपको क्या करना है ना, एथेनॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेपर प्रेशर में अरेंज करना है। तो गाइस आप बताइए, सबसे पहले आप जब इसको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर में रखोगे उससे पहले आप ये जान लीजिए इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सबसे ज्यादा किसमें होगा। अगर मैं मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो ग्लिसरॉल में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें जो एच बॉन्डिंग होगी बहुत स्ट्रांग होगी, इसीलिए बहुत ही विस्कस भी होता है। और इसकी क्या होगी बेटा, एथेनॉल से तो ज्यादा होगी, बट इससे क्या होगी बेटा, ग्लिसरॉल से कम होगी। इसमें है ना, इन दोनों के जो दो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो एथिलीन ग्लाइकॉल में कम होता है एज कंपेयर टू द ग्लिसरॉल। जबकि
ग्लिसरॉल में सबसे ज्यादा होता है, चाहे वो इथेनॉल हो, एथिलीन ग्लाइकॉल, सबसे ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स वो सबसे ज्यादा ग्लिसरॉल में होता है, और सबसे कम किसमें होता है बेटा? एथेनॉल में। सबसे कम किसमें होता है बेटे? एथेनॉल में। तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। बताओ बेटा, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो वेपर प्रेशर होगा वो 1 का होगा, और सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा? 3 नंबर का होगा, यानी आपका ग्लिसरॉल का होगा। उसके बाद किसका होगा? 2 नंबर, मतलब किसका हो गया बेटा? आपका एथिलीन ग्लाइकॉल का। और सबसे जो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा वो 1 नंबर का होगा, किसका होगा बेटा? आपके एथेनॉल का। तो गाइस मैंने आपके सामने ये अरेंज कर दिया, आप देख लीजिए, क्लियर हो गया आपको? तो सबसे ज्यादा किसका होगा? आपका 1 नंबर का, और सबसे कम किसका होगा बेटा? 3 नंबर। मतलब आपके ये क्या है बेटा? आपका ग्लिसरॉल का सबसे कम वेपर प्रेशर होगा, सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा बेटे? आपका एथेनॉल का। किसका होगा बेटा? एथेनॉल का। तो गाइस इतनी बात है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब मैंने यहां पर एक पॉइंट बोला था कि भाई वेपर प्रेशर किस तरह से रिलेट करता है उसके बॉइलिंग पॉइंट से। तो गाइस अभी जैसे से आप आगे बढ़ते जाओगे आपको एक एक रिलेशन भी आपको मैं क्लियर करता जाऊंगा कि किस तरह से वेपर प्रेशर जो होता है बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। कि भाई जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका, हम ये आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिए, बिल्कुल मेरी बात नोट कर लीजिए कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होता है, और जिसका वेपर प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है। अब मैं क्या करूंगा, आगे जो आने वाले जो मेरे लेक्चर्स हैं उसमें इन जो टॉपिक्स हैं इनको मैं क्लियर करूंगा, बहुत आसानी से इसको क्लियर करूंगा, ठीक है? देखिए पहला तो फैक्टर मैंने आपको बता दिया, नेचर ऑफ लिक्विड होता है। दूसरा फैक्टर कौन सा होता है? दूसरे फैक्टर की बात करें, दूसरा फैक्टर मैंने बताया था बेटा टेम्परेचर होता है। हालांकि मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा नहीं या मैं बताऊंगा नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी, बट मैं आपको ओरली बता देता हूं कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि वहां पर हम लोग क्लैसियस कैपरॉन इक्वेशन को भी डिस्कस करेंगे, क्या उसका डेरिवेशन को भी देखेंगे, काफी चीज वो मेरा वो भी जो वीडियो होगा वो भी लेंथी होगा। तो पहले बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर की बात करी तो मैंने नेचर ऑफ द लिक्विड बता दिया, पहला होता है जो फैक्टर जो डिपेंड करता है ना, जिसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। दूसरा होता है बेटा टेम्परेचर। दूसरा कौन होता है? टेम्परेचर। ऊपर वाले मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपको बताया था कि केवल केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये भी वेपर प्रेशर मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में वहां पर क्लियर कर दिया था। तो टेम्परेचर कैसे इंपैक्ट करता है आपके वेपर प्रेशर को वो देखिएगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों वेपर प्रेशर बढ़ता है? क्योंकि जैसे जैसे आप वेपर प्रेशर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। जब रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है वहां पर वेपर की क्वांटिटी भी बढ़ने लगेगी, यानी वहां वेपर प्रेशर भी बढ़ने लगेगा। क्या करने लगेगा? वेपर प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, आप खुद सोचो, आप किसी है ना किसी सब्सटेंस में आप क्या करो, किसी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो उस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी लिक्विड मॉलिक्यूल की तो सरफेस पे आ जाएंगे, और जब सरफेस पे आ जाएंगे तो उनमें रिवोपरेशन का रेट भी जल्दी जल्दी होने लगेगा, जिससे की वजह से आपका जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो गाइस आप इसको किस तरह से लिख सकते हो? आप हेडिंग डाल सकते हो टेम्परेचर, जो दूसरा फैक्टर है जिस पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर का रोल कैसे होता है बेटा? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, है ना? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हुई? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? ये बात क्लियर हुई? तो यानी आप डायरेक्टली ये भी तो बोल सकते हो बेटा कि भाई टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर की। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो वेपर होगा वो बढ़ता जाता है। वो क्या होता जाएगा बेटा? बढ़ता जाएगा। तो गाइस आपने कहां तक लिखा? आपने लिखा था इंक्रीजिंग टेम्परेचर, है ना? जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते होगे तो आपने मैंने बोला था कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस ड्यू टू विच अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप क्या करोगे बेटा? टेम्परेचर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा बेटा? वेपर प्रेशर बढ़ने लगेगा। वेपर प्रेशर क्यों बढ़ने लगता है? तो उसका कारण सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कारण कि उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो जो उसके बीच में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। जब दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो जाता है तो गाइस आप खुद बताइए कि अभी आपने ऊपर वाले एग्जांपल से क्या निष्कर्ष निकाला था कि अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अगर वो कम है तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा। तो गाइस क्या होगा? कभी भी आप क्या करोगे, किसी भी लिक्विड का अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इट मीन दैट आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल की बढ़ा दी।
कि आपने क्या करा बेटा, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ा दी, जिसने क्या कर दिया, जिसने आपके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बिटवीन टू मॉलिक्यूल उसको डिक्रीज कर दिया। और जैसे जैसे उसने उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करना स्टार्ट किया, वैसे वैसे आपका वेपर प्रेशर क्या होने लगेगा बेटा, इंक्रीज होने लगेगा। क्या होने लगेगा बेटा, आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो यही दो फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है। क्या करता है बेटा, इनके ऊपर डिपेंड करता है। पहला होता है नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा होता है टेम्परेचर। सो गाइस आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की चीजों को और क्लियर कर दूंगा। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जाहिर सी बात है आपको कमेंट तो करने ही पड़ेंगे क्योंकि मैंने बहुत एनर्जी से ये वीडियो बनाया है गाइस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, आपने वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।